नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की एक नई सभा को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आखिर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के पॉइंट व्यू से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं, आखिर हम इसमें क्या कोर साइंस पढ़ते हैं या फिर साइंस का यूज जानते हैं, इन सभी आयामों पर विस्तार से सटीक और सारगर्भिक तरीकों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की कक्षा को, पहली कक्षा को बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही कॉन्सेप्ट और फैक्ट को ऐड करते हुए हम लोग चीज़ों को अपने एग्ज़ाम के रिलेवेंट के नज़रिए से जानने वाले हैं। क्योंकि साइंस में जानने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके सभी पहलुओं पर बात नहीं करेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के तहत ही बात को हम लोग करेंगे। तो आइए सभा को प्रारंभ करते हैं। आपको हेडिंग में दिख रहा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस को हम लोग टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। टेक्नोलॉजी कहे तो मॉडर्न में, आज के मॉडर्न समय में जो हमारे देश में, जो विदेशों में, अर्थात इस दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का प्रसार और विस्तार हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी का प्रभाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे जीवन पर, हमारे दैनिक जीवन पर कैसे है, उन आयामों को जानेंगे। तो इसको जानने से पहले इसी क्रम में हम देखते हैं क्या कि भारत में जो टेक्नोलॉजी था उसका विकास कैसे हुआ। भारत में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ क्या, भारत की आज़ादी के बाद ऐसी पृष्ठभूमि बनी जिसके कारण हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, और फिर वह कौन सा दौर रहा जिस समय हम टेक्नोलॉजी के करीब आकर भी पीछे छूट गए थे। उस समय की बहुत सारी गतिविधियां जिम्मेवार थी, जैसे में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। लेकिन फाइनली आने वाले समय में हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत हद तक काम कर चुके थे। तो आइए जानते हैं, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानना प्रारंभ करते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो उसको जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि जो इंडिया में स्पेस प्रोग्राम था वो कैसे डेवलप हुआ, उसकी चरणबद्धता यानी कॉन्टिन्यूटी क्या रही, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला बिंदु इसमें जो जानने योग्य है वो ये सेट अप ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, यानी इंडिया का स्पेस प्रोग्राम को कैसे सेट किया गया, उसकी कैसे रूपरेखा तैयार की गई, फिर उसको कैसे हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से विकास की ओर ले गए। तो इसमें इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। पहले मैं ये सारे बिंदु को लिख दिया हूँ जिस बिंदु को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो फिर एक एक कर इन सभी को क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा। तो सेट अप ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, इसको जानेंगे। दूसरा, भारत का प्रक्षेपण यान यानी लॉन्च व्हीकल, जब भारत ने अपना एक टेक्नोलॉजी स्टेशन बनाया तो क्या भारत के पास स्पेस में लॉन्च करने के लिए क्या व्हीकल था, यानी जो हमारे रिमोट सेंसिंग को या तो हमारे कैमरा को ऊपर ले जाए, क्या ऐसा कोई व्हीकल था या नहीं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि भारत का प्रक्षेपण यान। आगे देखते हैं, भारत के उपग्रह एवं अनेक अनुप्रयोग, भारत के जो सैटेलाइट हैं उन सैटेलाइट का क्या क्या यूज है, उस यूज से वर्तमान प्रसंग में हम कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, उस आयामों को जानेंगे भी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का अन्य मिशन, यानी इसके साथ साथ भारत के और भी कई मिशन रहे हैं, अदर जो मिशन रहे हैं उन सभी मिशन को भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय मिशन, यानी बहुत सारे इंटरनेशनल मिशन हैं जो भारत के साथ मिलकर काम कर रही है, और भारत का भी जो टेक्नोलॉजी स्पेस है वो अन्य अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रही है।
ऑल ओवर ये सब को अगर हम मिलाएं तो ये किस प्रकार वाणिज्य विकास यानी कमर्शियल डेवलपमेंट में अपना भूमिका अदा कर रहे हैं, इसके बारे में विशेष तौर पर जानेंगे कि इन सब के विकास से यानी टेक्नोलॉजी के विकास से, उसके सब क्लॉजेज के विकास से फिर वाणिज्य विकास कैसे हो रहा है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है वो चीज़ को जानते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट क्या है? इंडिया स्पेस प्रोग्राम यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत, प्रारंभ, जो भी कह दीजिए। तो इंडिया नेशनल कमेटी स्पेस रिसर्च, इसको आप इंग्लिश में जान सकते हैं, क्योंकि यह भारत का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया गया पहला प्रयास था, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इन कॉसफार यानी स्पेस। इस चीज़ को समझिए। इसकी शुरुआत 1962 में की गई थी। नाम आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कमेटी स्पेस रिसर्च। इसकी स्थापना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में किया गया यह पहला प्रयास था, जो 1962 में की गई थी। इसी कड़ी में देखिएगा, 1962 में पहला औपचारिक कदम था ये, यानी लीगल रूप से इस क्षेत्र में भारत के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। क्या था? पहला कदम था। फिर आगे देखते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अपना एक लॉन्च स्टेशन बनाने का भी प्रयास किया। उसी क्रम में हमने प्रयोग किया था थम्मा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यानी जो आप देख रहे हैं थम्मा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग। लॉन्च मीन्स जो हम अपने जो सैटेलाइट के व्हीकल होते हैं, इस व्हीकल द्वारा किसी भी चीज़ को, मनुष्य को, या तो फिर अपने जिस चीज़ को चंद्रमा पर या तो फिर मून पर भेजना चाहते हैं, उसको हम क्या करते हैं? वायु में इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो थम्मा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर काम प्रारंभ किया गया था 1962 के आसपास। ये प्रारंभ कहाँ हुई थी? तो केरल में। और केरल में कहाँ? तो त्रिवेंद्रम में। इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन इसी कड़ी में 1969 में इसरो का स्थापना हो जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब इसकी स्थापना होती है तो इसका मुख्यालय उस समय बंगलुरु बनाया जाता है, और यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास का यह एक केंद्र बन गया। अभी यह कहाँ है? तो ये अभी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, जहाँ पे सतीश धवन स्पेस केंद्र है। वहाँ से जो लॉन्च व्हीकल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? अंतरिक्ष में या तो मून पे आदि जगहों पे हम लोग क्या करते हैं? भेजने का काम करते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है? इस संदर्भ को याद रखना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट हुई है, चूँकि यह पहली क्लास है तो क्लास भी छोटी होगी, आदि आदि। आगे देखते हैं 1969 के आगे बढ़ते हैं। तो हमने 1972 में भी कुछ उपलब्धियां हासिल की। उस क्रम में हमने क्या किया कि 2 डिपार्टमेंट बनाया, एक स्पेस कमीशन डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। चूँकि इसका 2 कार्य था उस समय। पहला, नीतियों का निर्माण करना कि हम कुछ लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं तो उसमें क्या बजट आएगी, उसकी नीति क्या होगा, कौन सी तत्व से मिलकर बनेंगे, उस तत्व की उपलब्धता कैसे होगी, आदि आदि इस कमीशन का मूल रूप से कार्य करना था। दूसरा, कार्यान्वयन को देख रेख करना। कार्यान्वयन मीन्स एग्जीक्यूटिव करना, यानी एग्जीक्यूट करना, लागू करना आदि इसका कार्य था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का उस समय जो सचिवालय था वो बेंगलुरु में था। ये डिपार्टमेंट भारत सरकार के अंतर्गत आती थी, जो डायरेक्ट भारत के सरकार को मीन्स प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी।
1972 में इसरो भी जो था इस डिपार्टमेंट के अधीन क्या किया, काम करना शुरू कर दिया था। इसमें एक बिंदु और जानने योग्य क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रशासन की जिम्मेवारी भी इसी डिपार्टमेंट को दिया गया था। तो ये मूल रूप से क्या है, आपका विषय है जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अब सबसे बड़ा जो मूल प्रश्न आया वो प्रश्न ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज क्या है। तो बहुत तरह के यूज होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। कलाकृतियों में भी आप यूज कर सकते हो। अन्य तरह के वर्तमान के दौर में आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधीन यह रहकर भारत में किस प्रकार घुसपैठियाँ हो रही है, अंतरिक्ष में हमारे देश के ऊपर वह कौन कौन सी जो नकारात्मक प्रभाव डालने वाले स्पेसेस हैं, उन सभी को जानने का भी एक ये अच्छा आयाम और स्रोत है आदि आदि। जैसे आपको हम बताएं कि कलाकृतियों में प्रयोग किया जाता है, तो उसको उदाहरण से आप इस तरह से समझिए। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप बेहद ही समझ पाएंगे इस चीज़ों को कि क्या होता है। अभी देखें, भारत में राम मंदिर बना, ये बहुत सारे लोगों का एक आस्था का विषय है, बहुत लोगों के लिए अनुकरणीय है। लेकिन कोई भी मंदिर के लिए क्या होता है, किसी भी जब मंदिर बनता है तो उस मंदिर का ये जो होता है आधार होता है, उसके बाद ये जो होता है ये चबूतरा होता है, और चबूतरा के ऊपर ये जो होता है गर्भगृह होता है, जहाँ पे देवता विराजमान होते हैं, जिसमें अभी राम जी को प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इसके ऊपर जो होते हैं इसे हम बोलते हैं क्या, तो इसको हम बोलते हैं, जो आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है, इसको हम बोलते हैं इस तरह से ये जिसमें कलाकृतियाँ बहुत ही क्या होती है, संपूर्ण रूप से यह कलात्मक पक्ष को क्या करता है, दर्शाता है। इसे फिगर में अच्छा से बनाता हूँ ताकि चीज़ें आपको और विजुलाइज हो। यानी मैं मूल रूप से ये बता रहा हूँ कि किसी भी मंदिर का जब निर्माण होता है तो उस मंदिर के बहुत सारे पक्ष होते हैं, वो पुरातत्व पर आधारित हो या वह जो मंदिर हो उसका जुड़ाव प्राचीन काल आदिकाल से होता है। तो आप देखिए कि कोई भी मंदिर बनता है तो उसकी आयाम क्या होती है। जैसे राम मंदिर बना, तो राम मंदिर का आयाम क्या होता है, कोई भी मंदिर का ये वाले जो भाग होते हैं ये आधार होता है, ये वाले जो भाग होते हैं इसे चबूतरा कहते हैं, और ये जो भाग होता है मंदिर का ये गर्भगृह होता है, गर्भगृह जिसमें क्या होते हैं, देवता विराजमान होते हैं। इस वाले भाग में ही राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और ये वाले जो भाग होते हैं इसे हम बोलते हैं शिखर, और शिखर के ऊपर होते हैं आमलक, और आमलक के ऊपर होता है कलश, और कलश के ऊपर होता है पताका। तो राम मंदिर में क्या हुआ, यही तो प्रश्न उठा रहे हैं शंकराचार्य कि आपने शिखर बनाया ही नहीं और आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, पताका लहराया ही नहीं और आपने ये प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। तो ये पूरे भारत का एक बात है जो इसके सामने रख रहे हैं लोग कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। इस चीज़ को मैं और अच्छा से क्लियर करने का प्रयास करूंगा, आप देखते रहें। आप जितना इस चीज़ को देखेंगे आपको जो चीज़ें हैं एक तरह से याद भी हो जाएगी और आपके लंबे समय तक सस्टेन करेगा माइंड में। यानी किसी भी मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये क्या होते हैं, ये आधार होता है, इसके ऊपर ये चबूतरा होता है, इसके ऊपर ये वाला जो भाग होता है गर्भगृह होता है, जहाँ पे देवता विराजमान होते हैं, जिसमें
राम मंदिर में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इसके ऊपर जो होते हैं शिखर होते हैं, और इसके ऊपर जो होते हैं ये आमलक होता है, आमलक के ऊपर कलश होता है और कलश के ऊपर पताका होते हैं। और राम मंदिर में क्या हुआ, शिखर बना ही नहीं। जब शिखर नहीं बना तो यही मुद्दा जो है भारत में अधिकतर लोग उठा रहे हैं कि ऐसे में आपने तो देवता को अपमानित किया, अब पुनः शिखर बनाएंगे तो एक तरह से देवता का अपमान करना ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर शिखर क्यों नहीं बना, मंदिर पूर्ण भी तो हो सकता था। क्या आपके पास बजट का कमी था, क्या आपके पास टेक्नोलॉजी का कमी था, क्या आपके पास आर्किटेक्चर का कमी था? तो ये बात बिल्कुल नहीं है। असल में बात यह है कि आपके पास समय का कमी था, क्योंकि आपको आगे चुनाव में जाना है। हालांकि इस बात को मैं कोई राजनीति मोड़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो रियलिस्टिक है वो बात मैं बता रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट, हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, तो मैं इस पर तो बात रखूँगा। अगर कोई धर्म के अनुयायी होता है तो उस व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो गर्भगृह के ऊपर होता है, जहाँ पे देवता को प्राण प्रतिष्ठा किया गया। लेकिन एज ए मैं आर्किटेक्चर का विद्यार्थी हूँ, स्थापत्य का विद्यार्थी हूँ, तो मैं इस वाले पक्ष को देखूंगा, शिखर को, क्योंकि यही पक्ष है जो बहुत ही कलात्मक होता है, बहुत ही इसे संकीर्ण छोटे छोटे कलाकृति करके इसे बनाया जाता है। राम मंदिर तो और भव्य होना चाहिए था। 12वीं सदी में बना हुआ लिंगराज का मंदिर के सामने राम मंदिर तो टिक ही नहीं पाएगा भव्यता के मामले में। तो ये सब चीज़ें हैं जो समझना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताने का काम किया। अब मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।